थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे मानचित्रावली के आधार पे मानचित्रावली का जो खंड र है उसे है जो अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं। कौन सा खंड पढ़ रहे हैं? खंड र, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था भी किसकी? राज्य की राज व्यवस्था है जो अपन पढ़ रहे हैं मानचित्रावली के बुनियाद पे। और दोस्तों पिछली क्लास से है जो अपन ने आयोग पढ़ना प्रारंभ कर लिए थे, कमिश्नों को है जो पढ़ना प्रारंभ कर लिया था। और दोस्तों अपन ने पिछली क्लास से कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है ना, जो संवैधानिक आयोग है उन्हें पढ़ना प्रारंभ किया था। और दोस्तों अपन आरपीएससी को पढ़ चुके हैं और आज अपन क्या पढ़ेंगे? राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों को है जो आज एक ही क्लास में है जो पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कल की क्लास जरूर देखना दोस्तों, आरपीएससी को पढ़ाया है, बहुत ढंग से समझाने का प्रयास है जो उसमें किया है। और आरपीएससी से आरपीएससी सर्वाधिक प्रश्न पूछती है, तो उस क्लास का तो आपको लाभ लेना ही लेना है। और आज की क्लास को भी है जो आपको पूरा देखना है, क्लास में आए हो तो पूरी क्लास को है जो देखना है। हरिओम जी नियमित स्टूडेंट है, जय सियाराम। मनोज जी का भी स्वागत है, गुड इवनिंग। और जेपी शर्मा बिल्कुल सही समय पे हैं जो आज क्लास में आ गए हैं। जेपी जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज दो टॉपिक रहेंगे अपने, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले एक न्योता आपको दे देते हैं, एक आमंत्रण आपको दे देते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन सी तारीख? 24 तारीख को याद रखना। 24 तारीख को अपने मोबाइल वगैरह चार्ज फुल करके रखना, एक्स्ट्रा नेट पैक करवा के रखना। क्यों? क्योंकि 24 सितंबर को 4 बजे से अपनी ये मैराथन क्लास प्रारंभ होगी। अब तक जो अपन पढ़ रहे हैं यानी कि पूरी स्टेट पॉलिटी का रिवीजन है जो इस क्लास में करवा दिया जाएगा। तो रिवीजन क्लास रहेगी, बेहतरीन क्लास रहेगी, लगातार 5 से 6 घंटे की क्लास रहेगी। तो आप सभी को आना है। YouTube पे स्ट्रीम लग चुकी है, जाकर के वहां पे लाइक का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन है जो ऑन कर लो। दिनेश जी आपका भी स्वागत है, आपको भी है जो अभिनंदन है। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं दोस्तों। क्या पढ़ेंगे आज दोस्तों? आज अपन जो पहले पढ़ेंगे वो कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लेते हैं। चलो, राज्य दो आयोग पढ़ने, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। तो पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग पढ़ रहे हैं दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग को है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। तो संवैधानिक आयोग है तो संविधान में कहीं उल्लेख होगा कि नहीं होगा? तो संविधान में उल्लेख होगा ही होगा, परंतु मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसे है जो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के उपबंध है जो संविधान में जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां संविधान संशोधन क्या है, अगली क्लासों में अपन डिटेल से है जो यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपन इतना जान लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 243 के। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 243 के जोड़ा गया। और के में क्या कहा गया? और संविधान का भाग यदि याद रखना चाहो तो भाग कौन सा था? ये भाग था दोस्तों 9। और ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 के। और संविधान का कौन से भाग में? भाग 9 में। किससे संबंधित? पंचायतों से संबंधित। जो पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन था 73वां, उसके तहत जो 243 अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 में बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे, उनमें से एक था 243 के। इसमें किसकी बात की गई? राज्य निर्वाचन आयोग की है जो बात की गई। किसकी बात की गई? राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। और दोस्तों पंचायतों से संबंधित एक अधिनियम भी आ रखा है। कौन सा अधिनियम? पंचायती राज अधिनियम 1994। पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी एक धारा है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा है? तो धारा याद रखना, धारा 120।
क्योंकि दोस्तों आजकल है जो प्रश्न यहां से भी आने लगे हैं। तो इतनी बात अपन समझे कि संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पे है, अनुच्छेद 243 के में है, और कहां पे है दोस्तों, जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 उसकी धारा 120 में है। क्या सिर्फ एक ही जगह पे उल्लेख है या और कहीं पे है? तो दोस्तों इसी आयोग के बारे में 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243। कौन सा? अनुच्छेद 243 ZA। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित दो अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 ZA। ये कौन सा भाग है? ये संविधान का भाग है 9A। कौन सा है दोस्तों? 9A। किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। नगरीय निकायों से संबंधित है, वो पंचायतों से संबंधित, ये नगरीय निकायों से संबंधित। तो नगरीय निकायों से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई अधिनियम है क्या? जैसे पंचायती राज अधिनियम 1994 वैसी नगरीय संस्थाओं को और संचालित ढंग से संचालित करने हेतु कोई अधिनियम लाया गया क्या? लाया गया। कौन सा दोस्तों? जिस अधिनियम को अपन ने ईओआरओ में खूब पढ़ा था, नगर पालिका अधिनियम 2009। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 में भी कहीं पे भी क्या राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है क्या दोस्तों? बिल्कुल। कहां पे है? इसकी धारा 11 में है। ये दोनों सेक्शन याद रखना, सेक्शन 120 और सेक्शन 11, दोनों में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। एक में पंचायतों से संबंधित, एक में नगरीय शासन से संबंधित। अपन को दोस्तों ये जो इतनी जानकारी है हर जगह आसानी से मिल जाती है, परंतु ये दोस्तों थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो सिखवाल के स्टूडेंटों को पता होते हैं और वही है जो सही करके आते हैं। हाँ जी, हेमराज जी गुड इवनिंग, डुग्गू जी, कमल कुमार जी, मिस्टर मानू ब्लॉग है ना, आपके ब्लॉग जरूर देखेंगे हम। और झक्कास गुड इवनिंग सर, हाँ आपको भी नमस्कार, कैसे हो? और राम नरेश प्रजापत जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी प्रणाम स्वीकार किया जाता है। तो ये है दोस्तों संविधान और अधिनियम में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध। ये ध्यान में रखना है कि इसका उल्लेख कहां पे किया गया है। उल्लेख दो जगह किया गया है परंतु आयोग एक ही है, ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं सोच लोगे कि भाई पंचायतों के लिए अलग आयोग है निर्वाचन आयोग, नगरीय निकायों के लिए अलग आयोग है। उल्लेख दो जगह है, आयोग एक ही है, उसकी बात दो जगह कर रखी है, एक जगह पंचायतों से संबंधित, एक जगह नगरीय निकायों से संबंधित। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये क्यों स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता है क्यों स्थापित किया गया। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, जो नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, उन्हें आयोजित करवाने के लिए सरपंच वगैरह के जो चुनाव होते हैं, मतलब चुनावों में सबसे टफ चुनाव कौन से होते हैं? सरपंच का चुनाव। और सरपंच का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है, इसके बारे में अपन है जो आज विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। किसकी स्थापना? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पूर्ण रूप से लागू हो गए थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1994 आते आते तक दोनों लागू हो गए थे। तो इसकी स्थापना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई। याद रखना दोस्तों, इसका जन्मदिन है 1 जुलाई 1994। अधिकतर विद्यार्थियों का जन्मदिन कब आता है? जुलाई में आता है। इसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग का भी जन्मदिन कब है? 1 जुलाई 1994। और दोस्तों 1 जुलाई का जब दिन आता है ना, तब मैं अपनी फेसबुक देखता हूं तो ऐसे पता लगता है कि 1100 फ्रेंडों का आज जन्मदिन है। तो 1 जुलाई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन है जो विद्यार्थी स्कूल जाता था, इसी दिन मास्टर उसका जन्मदिन लिख लेता था। तो आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका जन्मदिन 1 जुलाई को आता है? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, कमल कुमार सर मैं कमल कारू हूं। अच्छा ठीक है। गोविंद प्रजापत, मानसी महात्मा, राधे राधे, कैसे हो मानसी जी? ठीक है। तो 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को है जो क्या किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
की गई। कहां पे है इसका मुख्यालय? तो जयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब स्थापना हो गई, तो स्थापना होने के बाद अपन किसकी चर्चा करते हैं? इसकी संरचना पे चर्चा करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे हैं जो चर्चा करते हैं, इसकी संरचना पे हैं जो चर्चा करते हैं। संरचना में अपन क्या देखते हैं कि इसमें टोटल सदस्य वगैरह कितने होते हैं, अध्यक्ष कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं। तो दोस्तों खास बात है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्य निकाय है। ये कैसा है? एक सदस्य निकाय है, मतलब इसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है, ज्यादा बहुत बड़ा आयोग नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। उसे क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कहते हैं? उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ये एक सदस्य निकाय है, इसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि सर अकेला आदमी पंचायतों के, नगरीय निकाय दोनों के चुनाव करवा कैसे देगा? अकेले आदमी से ये पॉसिबल कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि इस आयोग का अध्यक्ष या आयुक्त एक ही व्यक्ति है, परंतु इसके अधीन में स्टाफ तो होगा ही होगा, तो स्टाफ भी है ना, है ना। तो अपन है जो अब स्टाफ की बात करते हैं। हाँ जी, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसके अधीन स्टाफ कौन कौन होगा? राज्य मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग है, इसमें कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, परंतु इसके पास प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे एक सचिव होता है, और कौन होता है दोस्तों? उप सचिव होता है, उप सचिव भी होता है, एक सहायक सचिव भी होता है, सहायक सचिव भी होता है। ये तो इसके पास हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए। इसके अलावा दोस्तों इसके अधीन दोस्तों एक क्या होता है? राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है। राज्य निर्वाचन अधिकारियों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के बाद सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इसके बाद बूथ लेवल के ऑफिसर होते हैं। मतलब ये संविधान में तो कहा गया कि ये एक सदस्य निकाय है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला है, इसके साथ बहुत सारा स्टाफ होता है, और ये स्टाफ से कब मिलता है? जब चुनाव करवाने होते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब जो जिले का कलेक्टर होता है उसे जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जो एसडीएम होता है उसे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। इस तरीके से है जो चुनाव करवाए जाते हैं, और इसका है जो अपन स्ट्रक्चर देखना चाहे तो ऐसा है, परंतु ध्यान में रखना ये एक सदस्यीय आयोग है। इसके साथ मतलब जो ऊपर की बॉडी है इसमें ये सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, सदस्य वगैरह हैं जो इसके नहीं होते हैं। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अलका शर्मा कैसे हो? पल दो पल वाले पल दो पल के लिए आ गए हैं, ठीक है। हाँ जी, गोविंद जी और मानसी जी और चंद्रा, हाँ चंद्रा जी, सिखवाल सर इज द बेस्ट। थैंक यू चंद्रा जी। लाइक करो, देखे सभी एक एक बार हैं जो लाइक करो इस क्लास को, और शेयर करो, एक एक अपने साथी को जोड़ सको तो जोड़ लो। हाँ जी, अब है जो अपन क्या करते हैं कि ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं इसकी नियुक्ति कौन करेगा? अगला पॉइंट लेते हैं, नियुक्ति कौन करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल नियुक्त करेगा तो कोई योग्यता देखेगा कि नहीं देखेगा? योग्यता देखेगा, और योग्यता में क्या कहा गया? उसे प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए, आईएएस अधिकारी होना चाहिए। बस कितने वर्षों से है क्या है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए और थोड़ा बहुत तो अनुभवी होना चाहिए। उसे क्या कर दिया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त है जो बना दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न आता है दोस्तों, कार्यकाल कितना? जैसे कल अपन ने आरपीएससी पढ़ा, आरपीएससी का कार्यकाल अपन ने कितना लिया? 6 वर्ष लिया, है ना, और 62 वर्ष की आयु ली। इसी प्रकार से इसका कार्यकाल कितना होगा?
5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। और 5 वर्ष या क्या दोस्तों? 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले होगा वह उसका कार्यकाल होगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है और क्या होता है दोस्तों, 5 वर्ष तक यदि उसकी आयु 65 वर्ष की नहीं होती है तो 5 वर्ष तक पद पे रह जाएगा। बनने के बाद यदि 2 वर्ष बाद ही वो 65 वर्ष का हो गया तो उसे है जो अपना पद त्यागना होगा। ये ध्यान में रखना, 5 वर्ष और 65 वर्ष। यहाँ पे बच्चे सब ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, कहीं पे आता है 6 वर्ष 62 वर्ष, कहीं आता है 6 वर्ष 65 वर्ष, कहीं आता है 5 वर्ष 65 वर्ष। तो दोस्तों इस चीज को थोड़ा ढंग से याद रखना, यहां से प्रश्न आते हैं। अब कार्यकाल की बात कर दी, अब अपन बात करते हैं यदि कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से पहले ही उसे यदि त्याग पत्र देना हो, त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा? सभी को पता है किसे देगा? जिस व्यक्ति ने इसे नियुक्त किया उसी को देगा, राज्यपाल। किसे देगा दोस्तों? राज्यपाल को यह त्याग पत्र दे सकता है। परंतु कोई व्यक्ति करप्शन कर ले इस पोस्ट पे बैठे बैठे तो उसे पद से हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों। जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसे पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसमें कहा गया है कि पद से उसे इसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के, जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से उनकी पोस्ट से हटाया जाता है उसी प्रकार से है जो दोस्तों क्या, उसी प्रकार से है जो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है, मैंने उच्च न्यायालय पढ़ा दिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी पढ़ा दी। अब आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है तो क्या है और कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, बताइए। देखिए दोस्तों, स्थापना के समय कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष था। बिल्कुल जेपी जी, मतलब आपका नॉलेज तो लाजवाब है। बिल्कुल चंद्रा जी सही कह रहे हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे। हाँ भाई, राज्यपाल ये जो नियुक्ति करता है अपने विवेक से नहीं करता। भाई राज्यपाल, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब राज्यपाल की विवेक की शक्तियां पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। तो उन विवेकीय शक्तियों के अलावा राज्यपाल जितना भी कार्य करेगा मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा दोस्तों। तो हर बार बताने की जरूरत नहीं है, बस अपन को मान के चलना है कि इसकी नियुक्ति कैसे हो रही है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो हो रही है परंतु वास्तव में मंत्री परिषद की सलाह है। जेपी जी कह रहे हैं अनुच्छेद 124 के क्लोज फॉर्म में। हाँ, जेपी जी का प्रयास बहुत शानदार है। बाकी भी आंसर देखिए दोस्तों, बाकी का आंसर नहीं आया तो मैं बता देता हूं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाएगा वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान में कहां पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 217 के क्लोज 1 के ख में उल्लेखित है। क्लोज 1 के ख में क्या कहा गया? अनुच्छेद 217 के क्लोज 1 के ख में क्या कहा गया? उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 217 के क्लोज 1 के ख में क्या कहा? इतना याद नहीं रहे, क्लोज 1 ख तो मत लगाना दिमाग, सिर्फ ऐसे याद रखना। 217 में कह रखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? जैसा जेपी जी बता रहे हैं, अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 में उल्लेखित है। क्या प्रक्रिया उल्लेखित है? कि संसद के दोनों सदनों से यदि विशेष बहुमत से संकल्प पारित हो जाता है तो उन्हें है जो हटाया जा सकता है। तो है जो उन्हें हटाया जा सकता है। किसे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। इसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, इसी प्रक्रिया से आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया बड़ी क्लिष्ट है। एक बार नियुक्त कर दिया तो कार्यकाल से पहले हटाने की चांसेस बहुत कम है। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इस प्रक्रिया को मैंने जब उच्च न्यायालय पढ़ाया तो विस्तार से समझाया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1960
68 में क्या प्रक्रिया उल्लेखित है, पूरा विस्तार से बता रखा है, आप हैं जो उस क्लास को देख लेना। बिल्कुल शानदार जेपीजी। तो पद से हटाने की प्रक्रिया पता लग गई, त्याग पत्र, कार्यकाल, सब कुछ है जो अपन को पता लग गया। अब मुझे यह बताओ कि इस निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा? तो कार्य तो आप सभी को पता है, क्या होगा? स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। कार्य क्या होगा? पहला कार्य हो गया स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना किसका काम हो गया? आपके राज्य निर्वाचन आयोग का हो गया। स्थानीय निकाय यानी कि आपके नगरीय संस्थान और पंचायती राज संस्थान, इन दोनों का चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। और लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने का काम किसका है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। यह बात भी आप ध्यान में रखना। अब इनका चुनाव ये करवाएगा तो इसकी वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट, इन चुनावों हेतु अलग से वोटर लिस्ट बनती है। इस वोटर लिस्ट का इस वोटर लिस्ट को तैयार करने का काम भी किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का ही है। इस वोटर लिस्ट में किसका नाम रखना है, किसका हटाना है, कैसे जोड़ना है, किस प्रकार से इसका सुधार करना है, ये सब काम किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। फिर जब चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं तो उन चुनावों का निर्देशन करना, अधीक्षण करना, ये सारे काम ये हैं। मतलब जो सरपंचों वाले चुनाव हैं और जो पार्षदों वाले चुनाव हैं, उन्हें आयोजित करवाने का काम आपके राज्य निर्वाचन आयोग का है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ये सारे काम करता है तो काम करके अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेगा, और वो रिपोर्ट किसे सौंपेगा? वार्षिक प्रतिवेदन। राज्य निर्वाचन आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को देता है। सभी हैं जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। भले आरपीएससी हो, आगे जो वित्त आयोग पढ़ेंगे भले वित्त आयोग हो, सभी के सभी राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल उसे उठा के कहां रख देता है? विधानसभा में रख देता है। विधानसभा यानी कि अपन विधानमंडल कह सकते हैं, परंतु राजस्थान के संदर्भ में अपन विधानसभा कहेंगे, क्योंकि विधान परिषद तो अपने है नहीं। तो ये काम हो गया दोस्तों आपके किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। चुनाव करवाना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक बार फिर से देख लो दोस्तों, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। योग्यता क्या होगी? प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष तक का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब अपना प्रश्न यह है कि 1 जुलाई 1994 को यह स्थापित किया गया, और 1 जुलाई 1994 से अब तक कितने व्यक्तियों को है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, इसमें है जो चर्चा कर देते हैं। तो दोस्तों 1994 से लेकर के 2023 तक, यानी कि आज तक दोस्तों कितने व्यक्तियों को है जो निर्वाचन आयुक्त बनाया गया? तो 7 व्यक्तियों को बनाया गया। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को। इन सातों के नाम आपको याद होने चाहिए, एक एक पे है जो अपन चर्चा करते हैं। तो प्रथम कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए प्रथम कौन थे? अमर सिंह राठौड़। यहां से तो प्रश्न खूब पूछा गया है। अमर सिंह राठौड़ प्रथम व्यक्ति थे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के क्या बने थे? राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो बने थे। कब से कब तक रहे दोस्तों? 1994 से लेकर के 2000 तक हैं जो रहे थे। 5 वर्ष से थोड़ा सा कार्यकाल इनका अधिक हो गया, तो 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल, और इन कार्यकाल कितना निश्चित है? 5 वर्ष। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले यदि किसी को पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, और अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष और कुछ महीने था। तो ये क्या है दोस्तों? सर्वाधिक कार्यकाल है। ये क्या है दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो दोस्तों अपन कहोगे कि अमर सिंह राठौड़ का निर्वाचन आयुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। दूसरे कौन बने? तो दूसरे बने एनआर भसीन। एनआर गोदारा नहीं, एनआर भसीन बने। एनआर भसीन यानी कि नेकीराम भसीन थे वो। तो नेकीराम भसीन है जो दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, और इनका कार्यकाल कब से था? 2000 से लेकर के 2002 तक, सिर्फ 2 वर्ष तक रहे।
तो इसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो 2 वर्ष तक है जो क्या रहा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम कार्यकाल किसका, न्यूनतम कार्यकाल किसका, तो आप कहोगे एनआर भसीन का मुख्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल है जो रहा किसका, एनआर भसीन का। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हो आप सभी लोग? हाँ जी, अनुपम जी कह रहे हैं, अमर सिंह डुग्गू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमर सिंह राठौड़ सभी ने सही कहा, मतलब सभी को पता है कि भाई पहले कौन थे। दूसरे भी ध्यान में रखना, अमर सिंह के बाद किसे कहना है, एनआर भसीन, है ना, मेरे नाम से याद रख सकते हो, एनआर गोदारा की जगह क्या लगा देना है, भसीन लगा देना है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, न्यूनतम पूछे तो किसका रहा, एनआर भसीन का कार्यकाल है जो न्यूनतम रहा। ठीक है दोस्तों, अब अपन तीसरे लेते हैं। तीसरे कौन थे दोस्तों? तीसरे बने दोस्तों इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना है जो निर्वाचन आयोग के तीसरे आयुक्त हैं जो बनते हैं, और ये कब से कब तक रहते हैं, ये 2002 से लेकर के 7 तक हैं जो इस पद पे रहते हैं। इसके बाद कौन बनते हैं दोस्तों? इसके बाद दोस्तों बन जाते हैं आपके कौन, इंद्रजीत खन्ना के बाद अशोक कुमार पांडे जी आ जाते हैं। ये 2 नाम ऐसे हैं जो याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अशोक कुमार पांडे कौन है दोस्तों? अशोक कुमार पांडे जी हैं जो बनते हैं। अशोक कुमार पांडे जी कब तक रहते हैं? 2007 से 2013 तक हैं जो इस पद को सुभोजित करते हैं, मतलब इस पद पे हैं जो रहते हैं कौन, अशोक कुमार पांडे जी। तो पांडे जी और इंद्रजीत खन्ना 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम से आप थोड़े कम परिचित होंगे, नहीं रहे तो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अपन तो क्रम में लिख रहे हैं तो लिखना जरूरी है, इसलिए लिख रहा हूं। इसके बाद जो व्यक्ति बना उस व्यक्ति के बारे में तो आप सभी जानते हो, कौन है, राम लुभाया। तो मतलब है जो 5वें कौन हो गए, राम लुभाया। राम लुभाया कब से कब तक रहे, 2013 से लेकर के 2017 तक। और राम लुभाया अभी सुर्खियों में है। क्यों है सुर्खियों में? जो अभी जीके बदलने का काम हुआ ना, वो किस समिति की सिफारिश पे काम हुआ, यानी कि अभी जो नवीन जिले गठित हुए राजस्थान के 19 की जगह 17 ही हुए वैसे, तो जो नए जिले गठित हुए वो हैं जो किस समिति की सिफारिश पे गठित हुए थे, राम लुभाया समिति की सिफारिश पे। राम लुभाया समिति की सिफारिश पे अशोक गहलोत जी ने जनता को लुभाने का प्रयास किया और जिलों की संख्या 33 से कहां पहुंचा दी, 50 पहुंचा दी। तो ये राम लुभाया जी इस कमेटी के अध्यक्ष बनने से पहले क्या थे, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त भी रह चुके हैं 13 से लेके 17 तक। फिर 17 में किसे बनाया गया, प्रेम कुमार मेहरा को बनाया गया। 2017 से लेकर के 2022 तक हैं जो यह क्या रहे, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। इन सभी का नाम तो आप सभी जानते हो, क्योंकि अपन है जो काफी पहले समय से यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनका नाम पढ़ लिया है। नए नए जुड़े हो तो इसका है जो आपको नाम पता नहीं होगा, तो ध्यान में रखना। 6ठे कौन थे, प्रेम कुमार मेहरा थे। और 7वें यानी कि वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता जी। अब कौन आ गए हैं दोस्तों, मेहरा जी के बाद गुप्ता जी आ गए हैं, जो दोस्तों आपके कब बने थे, 14 अगस्त को बने थे। ये 15 अगस्त से पहले, एक दिन पहले 2017 को ये पोस्ट ज्वाइन, 2022 को है जो ये पोस्ट ज्वाइन करते हैं और अब तक हैं जो बने हुए हैं। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो 7 हैं जो अब तक क्या बने हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। हाँ जी, जेपी जी कहते हैं वर्तमान में मधुकर गुप्ता। चंद्रा जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, राम लुभाया बिल्कुल सही कह रहे हो चंद्रा जी। तो अभी एक बार सातों के सातों नाम कमेंट बॉक्स में लिख लो, आप सभी, उससे याद हो जाएगा। पहला कौन, अमर सिंह राठौड़। दूसरा कौन, एनआर भसीन। तीसरा कौन, इंद्रजीत खन्ना। चौथा कौन, अशोक कुमार पांडे। 5वां कौन, राम लुभाया। 6ठा कौन, प्रेम कुमार मेहरा। 7वां कौन, मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन, मधुकर गुप्ता। तो इस तरीके से हैं जो आप याद रख सकते हो। और जेपी जी कह रहे हैं 17 सितंबर 2025 तक रहेंगे। वाह जेपी जी, मतलब आपके नॉलेज को तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत शानदार जेपी जी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गए। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग को है जो अब अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप कहो तो रिवीजन करके राज्य वित्त आयोग को पढ़ना प्रारंभ करें, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
हल्का सा रिवीजन करेंगे, कोई ज्यादा टाइम है जो अपन नहीं लगाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पे है? दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए। के में पंचायतों से संबंधित है, जेड ए में है जो नगरीय शासन से संबंधित है। दो अधिनियम है पंचायतों से संबंधित अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 120, धारा याद रखना दोस्तों, धारा 120। अभी तक तो पूछा नहीं है, यदि पूछ लिया तो आपको सही करना है, ठीक है। नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियम कौन सा है? नगरपालिका अधिनियम 2009, जो अपन ने ईओआरओ में खूब पढ़ा, परंतु एग्जाम जैसा भी हुआ ठीक ही हुआ, ठीक है। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी? धारा 11। धारा 11 में है जो इसका उल्लेख किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई को हुई। संरचना क्या है? ये एक सदस्य आयोग है, परंतु इसके अंदर है जो दोस्तों इसका स्टाफ किस प्रकार से, ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन ने देखा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। योग्यता क्या है? प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की है, वही प्रक्रिया राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया है। कार्य क्या है? पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना, उनकी नामावली वगैरह, वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करना। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को। अब तक कितने बने? 7 बने। प्रथम कौन? अमर सिंह राठौड़। वर्तमान कौन? मधुकर गुप्ता। ठीक, हाँ जी, धर्मा गोदारा जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। अब अपना अगला आयोग लेते हैं दोस्तों। अगला आयोग लेने से पहले विज्ञापन कर ले क्या? थोड़ा सा विज्ञापन कर लेते हैं। आपको यदि नेशनल पॉलिटी फुल डिटेल में पढ़नी है तो इस कोर्स में आ जाइए। जो सिखवाल की मेन किताब है राज व्यवस्था की, जिस प्रकार से मानचित्रावली पढ़ाई जा रही है उस प्रकार से उस कोर्स में इस किताब को पढ़ाया जा रहा है। फुल डिटेल में आ जाइए, मात्र 99 रुपए में, ठीक है। हाँ, अब अपन है जो आ जाते हैं इस पे। राज्य, अगला लिखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की है जो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। दूसरे आयोग पे आ गए, एक आयोग समाप्त कर दिया, दूसरे आयोग पे आ गए हैं राज्य वित्त आयोग। तो जिस प्रकार से अपन ने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की थी, उसी फॉर्मेट में, उसी क्रम में है जो राज्य वित्त आयोग को अपन पढ़ लेंगे। संवैधानिक आयोग है तो संविधान में कहां कहां उल्लेख है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद था दोस्तों 243। कौन सा? 243 आई। 243 आई 243 आई में जो वित्त आयोग की बात की गई वो किससे संबंधित थी? पंचायतों से संबंधित थी। पंचायतों से संबंधित, यानी कि जो पंचायती राज है उससे संबंधित वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 243 आई में की गई। और जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 जिसकी चर्चा अपन ने अभी की, उसके कौन से सेक्शन में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? सेक्शन याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है धारा 118 में। कौन सी धारा है? धारा 118। मैं बेफिजूल के बहुत सारे सेक्शन आपको याद नहीं करवा रहा, नहीं तो ये पंचायती राज अधिनियम भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, नगरीय जो नगर पालिका वाला वो भी अधिनियम पढ़ाया था ईओआरओ में। बहुत सारे सेक्शन है, परंतु अपन को सब सेक्शनों में नहीं पढ़ना। अपन जब पंचायती राज पढ़ेंगे तब है जो उन सेक्शनों का सामना करेंगे, परंतु अब तो एक सेक्शन देख लो, अनुच्छेद धारा कौन सी? 118। सेक्शन कौन सा? 118। फिर अपन आगे 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद दोस्तों 243 वाई। 243 वाई याद कैसे रखना है? वित्त आयोग से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? आई, वाई और फाई। 243 आई, 243 वाई। 243 आई, 243 वाई, आई वाई फाई। फाई मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब वित्त आयोग। इस तरीके से भी आप जो स्टोरी बना के याद रख सकते हो। हाँ जी, तो इस तरीके से स्टोरी बना बना के आप याद करो तो चीजें ज्यादा स्थायी होती हैं। ये भी मैंने कोई 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे तब याद किया था, उसके बाद ऐसे ही याद है आई वाई फाई। मतलब जब भी कोई, अब तो क्या है संविधान को डिटेल से पढ़ लिया तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पहले क्या याद नहीं रहता था राज्य वित्त आयोग, है ना। प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछ लिए जाते थे तो याद रखते थे आई वाई फाई, आई वाई फाई, है ना। 11वीं 12वीं क्लास में ना, 10वीं तक तो ऐसा मामला नहीं था, 11वीं 12वीं में याद रखने लगे थे। तो ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से संबंधित है।
नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी है? तो धारा याद रखना 76। कौन सी धारा है? 76 में जो राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। अब देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग की स्थापना देख लेते हैं। प्रावधान देख लिए, तो अब स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुई राज्य वित्त आयोग की? तो स्थापना आप सभी को याद रखनी है दोस्तों, 24 अप्रैल 1994। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1994 को हुई थी, परंतु राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1994 को है जो क्या किया गया था? 24 अप्रैल 1994 को राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश्ड है जो किया गया था। हाँ जी, कमल कारू जी क्या करें? अरे लाइक तो सभी कर दो। हाँ सभी दोस्तों लाइक तो करो। लाइकों की संख्या, आप जितने लाइव देख रहे हो उतने लाइक नहीं है, तो लाइक करो सभी। मतलब आप जितने लोग लाइव देख रहे हो उतने आपने अभी तक लाइक नहीं किए, तो ऐसे कई महानुभाव हैं जो सिर्फ क्लास देख रहे हैं, उससे हो रहा बेनिफिट ले रहे हैं, परंतु लाइक नहीं कर रहे हैं। तो लाइक करो सभी। लाइक नहीं करो तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब? लाइक कर लो रे सभी। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब? 24 अप्रैल 1994 को हुई। कब हुई? 24 अप्रैल 1994। अगला पॉइंट क्या है अपने कि इस वित्त आयोग की संरचना को देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में तो अपन ने देखा कि ये एक सदस्य निकाय है निर्वाचन आयोग, परंतु जो वित्त आयोग है, जो राज्य वित्त आयोग है, वो एक सदस्य निकाय नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष भाई साहब होते हैं, और कितने दोस्तों? 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं अधिकतम। ये ध्यान में रखना, अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या? कि 4 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 होंगे तो कोई बात नहीं, 2 होंगे तो भी कोई बात नहीं, 4 है तो ठीक है, परंतु 5 किसी भी हालत में नहीं होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। सर सिकवाल की बुक में यह टॉपिक नहीं है क्या? अरे सिकवाल की बुक में किसने कहा नहीं है? आप देखो, मानचित्रावली को खोलो, मानचित्रावली को खोल के कहां पे जाओ? नगरीय शासन और पंचायती राज वाला जो अध्याय है उसमें जाकर के देखोगे तो आपको राज्य वित्त आयोग मिलेगा। मैं आयोग पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा दोनों एक साथ ही पढ़ा दो, निर्वाचन आयोग के बाद राज्य वित्त आयोग पढ़ा दो। बात को समझो आप। सिकवाल की मानचित्रावली में हर एक वो चीजें जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ हो सकता है यहाँ पे 2 फैक्ट मैं एक्स्ट्रा लिखवा दिए, ये जैसे मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिए, कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिलती रहेगी। आप मानचित्रावली में है जो जहां जगह मिले वहां लिखते रहना, ठीक है। तो संरचना, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य अधिकतम। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों की। तो नियुक्ति के बारे में बात करूं तो नियुक्ति तो हमेशा की तरह कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल ही करता है। अब मैं ओनली राज्यपाल लिख के छोड़ दूंगा तो आप लोग क्या कहोगे कि सर मंत्री परिषद की सलाह पे राज्यपाल नियुक्त करता है। तो हाँ, राज्यपाल अपने विवेक से नहीं करता, वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जो सलाह देता है उस सलाह के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देता है और जितना कहा जाता है उतने व्यक्तियों को सदस्य बना देता है। 4 अधिकतम और न्यूनतम है जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना। अब नियुक्ति की बात हो गई तो नियुक्त होने वाले व्यक्ति में कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? योग्यता की बात करूं तो दोस्तों इसमें कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। किसी प्रकार की योग्यता का उल्लेख संविधान में या अधिनियम में नहीं किया गया, परंतु कुछ एक ध्यान में रखा जाता है। जैसे अध्यक्ष किसी को बनाना है तो किसे बनाएंगे? जिसे सामाजिक जीवन का अनुभव हो। सामाजिक जीवन से मतलब क्या होता है? राजनीतिक जीवन, है ना। अक्सर हैं जो अपन आगे एक एक अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर अध्यक्ष उन्हीं व्यक्तियों को बनाया जाता है जो सक्रिय राजनीति से अब रिटायरमेंट के हालात में है, बुढ़ापे में कोई सम्मानजनक पोस्ट चाहिए तो क्या बना दिया जाता है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो बना दिए जाते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन कुछ लिखी हुई नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सामाजिक जीवन का अनुभव हो, तो राजनेताओं को है जो उस पोस्ट पे बिठा दिया जाता है, जो ठीक नहीं है दोस्तों। यहाँ योग्यताएं लिखी हुई होनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। और जो सदस्यों के बारे में क्या कहा गया? तो एक सदस्य तो रखना है। क्या? एक सदस्य तो न्यायिक सेक्टर से रखना है, एक सदस्य न्यायिक सेक्टर से रखना है, और एक सदस्य है जो आर्थिक सेक्टर से रखना है, जिसे आर्थिक मामलों की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। 2 आपकी मर्जी से किसी भी रख लेना, परंतु दुर्भाग्य से इस बात की भी पालना बहुत कम होती है। बहुत है जो कम है जो इसकी पालना की जाती है।
हाँ, डिग्गी कल्याण जी से आपका है जो स्वागत है, अभिनंदन है। डुग्गू जी क्या कह रहे हैं? सही सर नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। अभी मेरे पास यहाँ मानचित्रावली होती तो मैं पृष्ठ पे बता देता कि कौन से पृष्ठ पे है जो आपको यह टॉपिक मिलेगा। है मैं राज्य वित्त आयोग नहीं है मानचित्रावली में, कैसी बात कर रहे हो आप? जाकर के पंचायती राज वाला अध्याय खोलो, पंचायती राज वाले अध्याय में लास्ट में मिलेगा आपको राज्य वित्त आयोग, और ये सारी की सारी बातें वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, योग्यता देख ली अपन ने कि सामाजिक अनुभव हो, और अक्सर इसी का फायदा उठा के राजनीतिक व्यक्तियों को है जो यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। अब योग्यता के बाद अपन चर्चा करते हैं कि यदि इनको कार्यकाल पे चर्चा करते हैं, इनका कार्यकाल कितना है, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। कार्यकाल में क्या कहा गया है? 5 वर्ष कहा गया है, 5 वर्ष। जैसे निर्वाचन आयोग में कहा गया ना 5 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, ऐसे इसमें नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है 5 वर्ष। तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, और एग्जामिनर जरूर देगा 5 वर्ष और 65 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु एग्जामिनर देगा, परंतु अपन को है जो सावधान रहना है। उस एग्जामिनर की जो नियत है, उस नियत को है जो साबित नहीं होने देना है। अपन को ध्यान में रखना है क्या? सिर्फ 5 वर्ष है जो इसका कार्यकाल है। कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष कार्यकाल है। 65 वर्ष की अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु जैसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। जो व्यक्ति बनेगा वो 5 वर्ष तक है जो इस पोस्ट पे रहेगा। तो कार्यकाल से पहले यदि किसी को त्याग पत्र देना हो, त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसे देता है? हमेशा उसी व्यक्ति को देता है जो उसे नियुक्त करता है, यानी कि राज्यपाल को। किसे देगा त्याग पत्र? राज्यपाल को देगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि यदि उसे पद से हटाना हो तो पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों जैसे अपन ने निर्वाचन आयोग में तो देखा कि जिस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, उसी तरीके से है जो क्या किया जाता है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पद से हटाया जाता है। परंतु राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटाना है तो कौन हटा देगा? राज्यपाल हटा देगा। राज्यपाल हटा देगा। और राज्यपाल किसकी सिफारिश पे हटाएगा? राज्यपाल दोस्तों मंत्रि परिषद की सिफारिश पे उसे पद से हटा देगा। कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है जो इसमें नहीं किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राम भरोज सैनी जी, मतलब लगभग 1 साल बाद आप हैं जो आए हो। नियमित आया करो आप, पहले तो नियमित आते थे, आजकल हैं जो नियमित नहीं आते। हाँ, डुग्गू जी को अब मिल गया है, कह रहे हैं सर नहीं है। अरे देखो तो सही, देखो तो सही, अरे देखोगे तो मिलेगा। ठीक है, मिल गया। हाँ, अब सबको मिल गया है, बिल्कुल। कमल कारू को भी मिल गया है, सभी को मिल गया है। तो थोड़ी खोजबीन करनी पड़ती है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? राज्यपाल। हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? राज्यपाल हटा सकता है, कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है जो नहीं है। अब इसके कार्यों पे चर्चा करते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा उसके कार्य क्या क्या होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, कार्यों पे हैं जो अपन चर्चा करते हैं। सॉरी, राज्य वित्त आयोग है ना, अभी निर्वाचन आयोग पढ़ाया तो मुंह पे निर्वाचन आयोग आ रहा है। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होंगे? पहला कार्य क्या है? पहला कार्य इसका है स्थानीय निकायों की, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडी हैं, उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, यानी कि नगरीय जो संस्थाएं उनकी वित्तीय स्थिति देखना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति देखना कि उनकी आर्थिक हालात कैसी हैं और आर्थिक हालात कैसे सुधारी जाए, इस संदर्भ में सिफारिश देने का काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु ही तो इस आयोग को गठित किया गया। तो स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना इसका पहला कार्य हो गया। तो समीक्षा करके कुछ सिफारिश देगा कि नहीं देगा? सिफारिश देगा, वित्तीय स्थिति सुधारने की बात करेगा। और सिफारिश में वो पहली सिफारिश तो क्या देगा कि जो राज्य का टोटल राजस्व है उसमें से कितना हिस्सा है जो स्थानीय निकाय को दे देना चाहिए। इस संदर्भ में सिफारिश कौन देता है? राज्य वित्त आयोग है जो देता है। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट कार्य है उसका। राज्य सरकार की, राज्य सरकार की कुल आय, राज्य सरकार की कुल आय में, राज्य सरकार की कुल आय में स्थानीय निकायों की
स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी तय करना। स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी तय करने का काम किसका है? राज्य वित्त आयोग का है। मतलब राज्य सरकार की जो कुल आय होगी, जो राज्य सरकार को टैक्स और अन्य स्रोतों से जो उसको आय मिलती है, जो उसका राज्य सरकार का रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू में स्थानीय निकायों का हिस्सा कितना होगा, इस संदर्भ में सिफारिश कौन देता है? वित्त आयोग है जो देता है। यह बात ध्यान में रखना। आगे अपन चर्चा भी करेंगे कि पहले वित्त आयोग ने कितनी हिस्सेदारी बताई, पांचवें ने कितनी बताई, छठे ने कितनी बताई, और यहां से प्रश्न आता है कि किस आयोग ने कितनी है जो हिस्सेदारी बताई। तो ये सारी बातों पर अपन है जो चर्चा करेंगे, पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अब और क्या करेगा? और कहेगा कि भाई हिस्सेदारी देने के बाद भी यदि आपकी वित्तीय स्थिति नहीं सुधरे तो स्थानीय निकायों को क्या कहेगा? स्थानीय निकायों को कहेगा कि तुम खुद के स्तर पे भी कुछ कमाओ यार, कुछ टैक्स लगाओ, कुछ चुंगी नाका लगाओ, कुछ शुल्क लगाओ, मेले वगैरह लगे तो उस पर कुछ टैक्स लगाओ। तो स्थानीय निकाय अपने खुद के स्तर पे कौन कौन से टैक्स लगा सकता है, इस संदर्भ में भी सिफारिश कौन देता है? राज्य वित्त आयोग देता है। तो लिखिए अगली, स्थानीय निकायों को कर, शुल्क लगाने से संबंधित, कर या शुल्क लगाने से संबंधित सिफारिशें देना, सिफारिशें देना। यह काम भी किसका है? यह काम भी दोस्तों आपके राज्य निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा और क्या काम करेगा राज्य निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा कि इन सब से भी यदि आपकी स्थिति नहीं सुधरे तो क्या करेगा? वो राज्य सरकार को कहेगा कि जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से क्या कर लो? अनुदान दे दो। भाई इन सब से भी कुल राजस्व स्थित, कुल राज्य का जो राजस्व है, उस राजस्व में एक हिस्सा निर्धारित करके स्थानीय निकायों को दे दिया। इसके बाद स्थानीय निकायों को कहा कि तुम कर और टैक्स भी लगाओ, शुल्क भी लगाओ, और उससे भी यदि आपकी स्थिति नहीं सुधरती है तो वो राज्य सरकार को कहेगा कि जो राज्य की जो संचित निधि है उसमें से कुछ अनुदान है जो स्थानीय निकाय को दे दिया जाए। यह कार्य होगा। इसके बाद अगला कार्य कौन सा होगा? अगला कार्य राज्यपाल यदि उन्हें और कुछ कार्य दे दे तो वो कार्य भी उन्हें जो करने होंगे। तो राज्यपाल द्वारा दिए अन्य कार्य, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के बारे में है जो राज्यपाल जो उसे अन्य कार्य सौंपेगा उसे भी करने का काम किसका होगा? वित्त आयोग का होगा। तो ये इतने सारे कार्य किसके हैं? वित्त आयोग के हैं। ध्यान में रखना, कभी सेंटेंस वाले प्रश्न है जो आ सकते हैं। राम भरोज जी क्या कर रहे हैं? सर एसएससी मैथ्स के लिए क्लासेज अभी लगाया करो। हाँ, वो भी प्रयास करेंगे सर। सच में एकदम जबरदस्त पढ़ाते हो आप, कोई जवाब नहीं। थैंक यू जेपी है ना। आज मैंने भी जेपी जी की तारीफ कर ली और जेपी जी ने उस हैं जो बदले में क्या मेरी भी तारीफ कर ली है ना, ऐसा बराबर। चलो ठीक है, आप सभी शानदार बच्चे हो, सभी की जानकारियां बहुत अच्छी हैं, बस सभी कंजूस बच्चे हो क्योंकि लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। देखो कितनी छोटी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, पर आपकी तरफ से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो अभी तक तो नहीं मिला है, परंतु मिलेगा जरूर, इतना मुझे उम्मीद है। और कब मैं उम्मीद कर रहा हूँ? 24 तारीख को शाम को 4 बजे मैराथन क्लास रहेगी, इन सभी का अपन रिवीजन करेंगे। तो उस दिन है जो आप सभी आ जाना, उस क्लास में है जो सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। और आपको तो आना ही आना है, अपने एक एक साथी को और लाना है, एक एक साथी को, जयदा को नहीं, एक एक को और लाना है। अपन 100 लोग रहेंगे, मस्ती से पढ़ाई करेंगे, 100 पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके कार्य होंगे। अब कार्य करेगा तो उसकी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपेगा? वो राज्यपाल को ही सौंपेगा, राज्यपाल को ही सौंपेगा। और राज्यपाल कहां डाल देगा? विधानसभा में डाल देगा, विधानसभा में। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। राज्य वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्य वित्त आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उसे कहां रखवा देता है? विधानसभा में है जो रखवा देता है। रामपुर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
हाँ जी, कमल कारू जी भी कह रहे हैं कि हाँ उस दिन मैं एक नहीं 3 साथी को लेके आऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल शानदार। हाँ जी, तो इसके कार्य हो गए, वार्षिक प्रतिवेदन हो गया। अब अपन लौटते हैं अपने मुख्य बिंदु से जहां से प्रश्न खूब आते हैं, यानी कि अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं। अब तक दोस्तों 1994 से लेकर के आज तक कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं, आप सभी को पता होंगे दोस्तों, 6 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। तो अब अपन एक एक वित्त आयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से, थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। जहां विस्तार से जानना होगा, जहां प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होगी उसको विस्तार से जानेंगे, जहां से प्रश्न आने की संभावना कम होगी उसको संक्षिप्त में जो जानते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब लिखिए प्रथम वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ, तो आप सभी कहोगे कि सर इसका गठन तो कब हो गया था, 24 अप्रैल को ही हो गया था। 24 अप्रैल, जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन गठन होगा ना, 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1994 को। और फिर इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों कार्यकाल रहा अप्रैल 1994 से लेकर के 2000 तक, मार्च 2000 तक। ये बात आप ध्यान में रखना, जितने भी वित्त आयोग हैं उनका कार्यकाल अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में समाप्त होता है और 5 वर्ष है जो रहता है। तो प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 94 से लेकर के 2000 तक। अब अध्यक्ष कौन था, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखे सभी को पता होगा, ये फैक्ट तो सभी को पता होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। अध्यक्ष कौन था, सभी ने सही बताया है, हेमराज जी, जयराम जी और अलका जी, सभी ने सही बताया कि 6 थे। परंतु प्रथम का अध्यक्ष कौन था ये बताओ। सर हम शेयर तो करते हैं पर मेरे फ्रेंड तो पढ़ते ही नहीं। अरे बड़े शानदार फ्रेंड है आपके, पढ़ते ही नहीं तो क्या करें, उन्हें कहो कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, बिना पढ़ाई के तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल को किया गया, बिल्कुल सही कह रहे हो जयराम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये मैं पूछ रहा था, तो अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल, गोयल जी हैं जो क्या थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष थे। कृष्ण कुमार गोयल साहब हैं जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये बात आपको है जो ध्यान में रखनी है। अब अपन एक फैक्ट इसके बारे में और जान लेते हैं कि सिफारिश क्या दी इन्होंने। भाई इसका काम ही क्या है, मुख्य रूप से सिफारिशें देना। और सिफारिशें किस संदर्भ में देता है कि जो राज्य का टोटल रेवेन्यू होगा, यानी कि राज्य सरकार की जो टोटल आय होगी उसमें पंचायतों का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें जो इसने सिफारिश दी कि राज्य यदि 100 रुपए कमाएगा तो 2 रुपए और 18 पैसे हैं जो किसे देगा, पंचायतों को देगा। यानी कि 2.18%, कुल आय का 2.18% है जो किसे देना है, स्थानीय निकाय को देना है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सिफारिश है जो इन्होंने दे दी। ये सिर्फ अपन सिफारिशें प्रथम की याद रखेंगे, सभी की पूछी नहीं जाती, प्रथम की अपन याद रख लेंगे और 5वें और 6ठे की हैं जो अपन याद रख लेंगे। 3 सिफारिशें याद रखेंगे, बाकी 3 के बारे में अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन द्वितीय वित्त आयोग। द्वितीय वित्त आयोग का गठन वगैरह अपन को नहीं देखना, सीधा कार्यकाल देख लेते हैं। द्वितीय वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2000 से लेकर के अब तो आपको टेंशन नहीं है, 2000 से 5 वर्ष जोड़ दो, 2005 तक, 2000 से 2005 तक है जो इसका कार्यकाल था, 5 वर्ष का। अध्यक्ष कौन थे, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे दोस्तों हीरालाल देवपुरा जी हैं जो क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे, हीरालाल देवपुरा। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा। अब बताइए, देखिए हीरालाल देवपुरा को मैंने पहले आपको पढ़ाया है, इनके बारे में 2 जानकारियां मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जब मैं आपको मुख्यमंत्री पढ़ा रहा था तब भी बताया मैंने, जब मैं आपको विधानसभा पढ़ा रहा था तब भी हीरालाल देवपुरा के बारे में अपन ने चर्चा की, और आज दोस्तों अपन वित्त आयोग पढ़ रहे हैं तो फिर से हीरालाल देवपुरा के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जयराम जी कह रहे हैं, कृष्ण कुमार गोयल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। पंकज कोहली जी क्या कहें, ये वित्त आयोग राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग होता है
है क्या? अरे अलग अलग ही होता है, यह ध्यान में रखना दोस्तों। राज्य वित्त आयोग तो अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 243 आई और वाई मतलब फाई है ना, परंतु जो केंद्र का वित्त आयोग होता है वो अनुच्छेद 280 में होता है। और अभी कौन सा है? 15वां है। अभी कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है। अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। तो केंद्र वाला अलग है, राज्य वाला अलग है। केंद्र वाले का काम क्या होता है? केंद्र वाले का काम होता है कि जो सेंट्रल सरकार है उस पूरी सरकार का जो टोटल आय है, उस टोटल आय में राज्यों का हिस्सा कितना होगा ये बताता है केंद्र वाला। राज्य वाला क्या बताता है? राज्य सरकार की आय में स्थानीय निकायों का हिस्सा कितना होगा ये राज्य वित्त आयोग बताता है। तो जो 15वां वित्त आयोग है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, इन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार 100 रुपए कमाती है तो उनमें से 41 + 1 यानी कि 42 रुपए किसे देने हैं? राज्यों को हैं जो देने हैं। अपने वित्त आयोग की बात की आपने तो मैंने 15वें वित्त आयोग के बारे में भी आपको बता दिया। 41 + 1 क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग व्यवस्था है। हीरालाल देवपुरा जी कौन थे? किसी ने बताया क्या? हाँ, हेमराज जी कह रहे हैं एन.के. सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हो। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, जेपी जी ने है जो इस बार हैं जो फिर से बाजी मारी। हीरालाल देवपुरा दोस्तों आप सभी को पता है जब डी गोलीकांड हो गया था, शिव शरण माथुर को पद त्यागना पड़ा था, तो हीरालाल देवपुरा जी क्या बने थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों फरवरी मार्च को। कब बने थे? फरवरी मार्च को है जो यह मुख्यमंत्री बने थे 1985 में। और 15-16 दिन है जो मुख्यमंत्री रहे थे, तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल है। तो हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी रहे और ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा का अध्यक्ष रहने का श्रेय भी किसे प्राप्त है? विधानसभा का अध्यक्ष रहने का श्रेय भी दोस्तों हीरालाल देवपुरा जी को प्राप्त है। 1985 में ही दोस्तों जैसे ही 7वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, 8वीं विधानसभा गठित हुई, तो 8वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हीरालाल देवपुरा को बनाया। और बाद में हीरालाल देवपुरा जब रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए तो इन्हें क्या कर दिया? वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, कौन? हीरालाल देवपुरा। अब देखते हैं अपन तृतीय वित्त आयोग। वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग के बारे में जो अपन चर्चा करते हैं। तृतीय वित्त आयोग का कार्यकाल तो अब आपको याद रखने की दिक्कत ही नहीं है। 2005 से लेकर के कब दोस्तों? 2010 तक। 5-5 वर्ष ऐड करते जाओ और कार्यकाल है जो आपका सही होता जाएगा। तृतीय वित्त आयोग। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी को याद होगा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माणिक चंद सुराणा साहब। माणिक चंद्र सुराणा, माणिक चंद सुराणा जी हैं जो इसके अध्यक्ष थे। इनको याद नहीं रखो तो भी काम चल जाएगा। अब अपन आते हैं चतुर्थ पे, चौथा वित्त आयोग। चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल तो आप सभी को पता ही है, कब से कब? 2010 से लेकर के 2010 से लेकर के 2015 तक। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? अध्यक्ष कौन बने ये आप सभी को जानते होंगे दोस्तों, इनको तो आप परिचित होंगे। कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? बी.डी. कल्ला साहब थे। बी.डी. कल्ला के बारे में आप क्या क्या जानते हो कमेंट बॉक्स में बता दो। बी.डी. कल्ला जी के बारे में तो आप सभी जानते हो ना? हाँ, सबसे कम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा, सही कह रहे हो। अब मैं पूछ रहा हूं आपको बी.डी. कल्ला के बारे में। मैंने आपको जब विधानसभा पढ़ाई थी तब मैंने आपके साथ चर्चा की थी बी.डी. कल्ला की। तो बी.डी. कल्ला के बारे में आपको बताना है कि बी.डी. कल्ला जी कौन थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा। बिल्कुल जयराम जी, आप तो मतलब एक और होनहार विद्यार्थी अपनी क्लास में आज से शामिल हो गए हैं। बिल्कुल सारी चीजें याद है आपको। तो बी.डी. कल्ला जी कौन? बी.डी. कल्ला जी के बारे में मैंने आपको जो विधानसभा पढ़ाई थी तब बताया था कि ये 12वीं विधानसभा के, कौन सी? 12वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता थे। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लोड मत लेना ज्यादा क्योंकि फैक्ट काफी डीप हो जाएगा। बी.डी. कल्ला जी 12वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। कभी पूछ ले आरपीएससी, अभी अब क्या है, आरपीएससी थोड़े खोद के फैक्ट पूछ रही है तो अपन को भी तैयार रहना चाहिए। बी.डी. कल्ला 12वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे और दोस्तों वर्तमान में भी ये कुछ पोस्ट धारण किए हुए हैं। वो पोस्ट हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है दोस्तों। तो चौथा वित्त आयोग हो गया। अब चलते हैं अपन 5वें की तरफ। 5वां
वित्त आयोग। पांचवा वित्त आयोग। पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब? 2015 से लेकर के 2020 तक। ठीक है, 5 वर्ष ऐड कर लो। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे ज्योति किरण। ज्योति किरण। तो ये क्या हो गई? प्रथम और एकमात्र महिला हो गई। अब तक एक ही महिला रही है वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन? ज्योति किरण। पांचवा वित्त आयोग ज्योति किरण, एकमात्र महिला, प्रथम महिला कौन है? ज्योति किरण। ज्योति किरण, बिल्कुल डग्गू जी सही कह रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वर्तमान में जो बीडी कल्ला जी आपके शिक्षा मंत्री हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात बोलते हैं कि किसी को समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। भर्तियां हैं जो शिक्षा विभाग की कब आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आ जाते हैं। हाँ, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें याद रख लो कि पांचवें वित्त आयोग ने जो राज्य की टोटल आय है उसमें से कितना हिस्सा पंचायती राज को देने की बात कही, तो राज्य की टोटल आय में से 7.816% है जो किसे देना है? राज्यों को है जो देना है। ये सिफारिश है जो ज्योति किरण ने कही थी कि आप 100 रुपए कमाते हो तो इनमें से लगभग 8 रुपए हैं जो आपको पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं को यानी कि स्थानीय निकायों को देने हैं। ये ध्यान में रख लेना क्योंकि छठे से तुलना करनी है अपन को इसकी, इसलिए ध्यान में रखनी है। अब छठे पे आ जाते हैं दोस्तों, और छठा और वर्तमान में वित्त आयोग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छठा वित्त आयोग अपने अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। छठवां वित्त आयोग। छठे वित्त आयोग का गठन कब हुआ? गठन याद रखना है, बाकी का रखो मत रखो। छठे का गठन याद रखना है, बाकी का मैंने बताया अभी नहीं, याद रखोगे कैसे। तो छठे का गठन कब हुआ? 12 अप्रैल को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 12 अप्रैल 2021 को गठन हुआ। ये डेट ध्यान में रखना, एक एग्जाम पूछी भी गई है। तो छठे वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 12 अप्रैल 2021 को। परंतु इसका कार्यकाल क्या है दोस्तों? कार्यकाल बैक डेट से ही प्रारंभ हो गया था। 2020 अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल है। कार्यकाल पीछे से कैसे, मतलब ये जो सिफारिशें देगा वो सिफारिशें अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वित्त आयोग की प्रथम महिला आपके, हाँ जी बिल्कुल जयराम जी ने कह दिया कि छठे का अध्यक्ष कौन है। तो अब अध्यक्ष पे आ जाते हैं अपन। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। अब देखिए दोस्तों, अब बताओ तो मानो मैं, प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने के अलावा इन्होंने 14वीं विधानसभा में एक पोस्ट धारण की थी। कौन सी पोस्ट थी इनके पास, ये बताओ। देखे तो मान जाऊंगा कि हाँ भाई आपको है जो सारी चीजें पता है। प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। ये तो आप सभी को पता है और सभी ने कमेंट बॉक्स में बता भी दिया है। परंतु मुझे अब ये बताओ कि प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो रहे, परंतु छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने से पहले इन्होंने राजस्थान विधानसभा में, कौन सी विधानसभा? 14वीं विधानसभा में एक महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया था। वो कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। अब सदस्य भी जान लो दोस्तों, इसके सदस्य कितने हैं? 2 सदस्य हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, परंतु है कितने? 2 ही हैं। कौन कौन है? एक तो हो गए दोस्तों आपके अशोक लोहाटी। अशोक लोहाटी जो आपके सांगानेर के विधायक साहब है ना, अशोक लोहाटी, ये एक तो अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना, अशोक लोहाटी। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह। ये है जो आपको ध्यान में रखना है। 2 सदस्य हैं, अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। प्रद्युमन सिंह के बारे में मैंने आपसे पूछा है, किसी ने है जो कमेंट बॉक्स में अभी तक तो नहीं बताया, पर मैं इंतजार करूंगा कि कौन है जो बताता है। गूगल सर्च करो, कुछ भी करके बताओ, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके छठा वित्त आयोग। गठन 12 अप्रैल 2021 को, कार्यकाल 20 से 25 तक रहेगा। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, 2 सदस्य हैं। अब इसकी सिफारिशों पे आते हैं। अब इसकी है जो सिफारिशों पे आते हैं कि भाई इसने क्या सिफारिश दी कि भाई कुल हिस्से में कितना है जो पंचायतों को देना है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार की आर्थिक समीक्षा में ये लिखा हुआ है। आरएएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्थिक समीक्षा तो याद करनी है, तो उनको पता होगा कि इस बार क्या सिफारिश है। ये आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि राज्य की जो टोटल आय होगी उस टोटल आय का 6.75
% हिस्सा किसे देना है, स्थानीय निकाय को देना है। ये छठे वित्त आयोग की सिफारिश है ना। पांचवें ने तो कहा कि भाई कितना दो, 7.816 दो, परंतु छठे ने कहा कि 6.75 दो। मतलब छठे ने क्या कर दिया, इसकी है जो थोड़ी सी वो जो वैल्यू है वो कम कर दी। ठीक है, ये सिफारिश आपको ध्यान में रखनी है। और इस सिफारिश का भी बंटवारा किया गया है। कैसे किया गया है, ध्यान में रखना कि जो राज्य की टोटल आय है उसका 6.75 तो किसे देना है, स्थानीय निकाय को देना है। स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है दोस्तों, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है, स्थानीय निकाय में दो आते हैं अपने, एक नगरीय स्थानीय निकाय और पंचायती संबंधी। तो नगरीय शासन, नगरों को कितना देना है, मतलब जो राज्य की टोटल आय में से 100 रुपए आए हैं तो जो 6.75 रुपए आ रहे हैं वह नगरों को कितने देने हैं और आपके पंचायतों को कितने देने हैं। इस संदर्भ में भी सिफारिश की है और यहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों। पंचायत, ये आप हैं जो नोट लगा के लिख लेना सभी के सभी, क्योंकि मानचित्रावली में है जो नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूं जहां से प्रश्न आते हैं। जो अभी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है और आरएएस का एग्जाम में तो पूछा जाएगा। तो नगरों को कितनी देनी है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में नगरों की जनसंख्या का परसेंटेज है दोस्तों 24.90%। तो जो 6 रुपए हैं उन 6 रुपए का 24.90% किसे दे देना है, नगरों को दे देना है। नगरीय शासनों मतलब जो नगर पालिकाएं हैं, जो आपके नगर निगम हैं, जो नगर परिषदें हैं, उनको कितने मिलेंगे, 6 रुपए का 24.90% किसे मिल जाएगा, नगरीय संस्थाओं को मिल जाएगा। और 6 रुपए का दोस्तों जितनी जनसंख्या राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का कितना % ग्रामीण है, तो आपने पढ़ा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार 75.10, तो 6 रुपए का 75.10 किसे मिल जाएगा, पंचायतों को मिल जाएगा। जितनी ग्रामीण जनसंख्या उतना मिल जाएगा। अब ये जो नगरों को मिला है, ये जो पंचायतों को मिला है, उसका भी डिवाइडेशन है। उसका कैसे डिवाइडेशन है, उसमें कहा गया है कि ये जो पंचायतों को मिलेगा उसमें से इस 75 रुपए का ग्राम पंचायतों को कितना मिलेगा, ग्राम पंचायतों को इस 75 रुपए का भी 75% कितना, ये जो 75% हिस्सा मिल रहा है इसका 75% हिस्सा किसे मिलेगा, ग्राम पंचायतों को मिलेगा। और दोस्तों पंचायत समितियां, पंचायत समितियों को कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। यानी कि जो राशि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पे पंचायतों को मिलेगी उस राशि का 75% ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, 20% पंचायत समितियों को दिया जाएगा। और दोस्तों तीसरी संस्था कौन सी है, अपने जिला परिषद, तो जिला परिषद को कितना दोगे, 5% दोगे। ये ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न आते हैं। आपके जो रीट वगैरह के जो एग्जाम हुए थे उसमें से एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था। हेमराज जी ने मतलब सर्च करके निकाल ही दिया कि 14वीं विधानसभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये लो आपके अपन यहां आ जाते हैं, प्रद्युमन सिंह दोस्तों आपके छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ही हैं, साथ में जो 14वीं विधानसभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष यानी के प्रोटेम स्पीकर थे दोस्तों। ये है जो आपको ध्यान में रखना है, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं प्रद्युमन सिंह। अभी सीटिंग है तो पूछा जा सकता है कि प्रद्युमन सिंह है जो 14वीं विधानसभा में क्या रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। अब अपन है जो इस पे चर्चा कर रहे थे कि जो राज्य की टोटल आय होगी उस टोटल आय का कितना स्थानीय निकायों को मिलेगा, 6.75%। टोटल आय का 6.75% स्थानीय निकायों को मिलेगा। तो जो टोटल आय का 6.75% मिलेगा उस 6.75% का भी 24.90% किसे मिलेगा, नगरीय संस्थाओं को मिलेगा। और 75.10% किसे मिलेगा, पंचायती संस्थाओं को मिलेगा, पंचायती राज को मिलेगा। और उनमें भी डिवाइडेशन कैसे हैं, ग्राम पंचायतों को 75%, पंचायत समिति को 20%, जिला परिषद को 5%। इस तरीके से है जो वित्त का वर्गीकरण होगा, डिवाइडेशन होगा, बंटवारा होगा। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो ध्यान में तो आपको रखना ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर डीप जाना चाहो तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं और डीप ले जाना चाहूँ आपको, तो आप ये भी ध्यान में रखना कि जो हिस्सा इन संस्थाओं को मिला है, पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं का, उनमें से जो 55% है, जो पैसा इनको मिल रहा है, उसका 55% तो आपको क्या खर्च करना है, विनिर्माण सेक्टरों में करना है। 40% कहाँ करना है, 40% आपको केंद्र और राज्यों की योजनाओं पे खर्च करना है, और 5% जो शेष रह गया वो किसे देना है, वो आप अपनी मर्जी से खर्च कर देना, अपनी इच्छा से जो कुछ भी कर लेना। ये है जो इस तरीके से वित्त का डिवाइडेशन किया गया। ये वाली चीजें याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आर्थिक समीक्षा में लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज अपन ने क्या पढ़ लिया, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, राज्य वित्त आयोग पढ़ लिया। अब वित्त आयोग का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वित्त आयोग का रिवीजन है जो कर लेते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग उल्लेख कहां पे है, अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। आई वाई फाई में क्या है, फाइनेंस का मिशन है। धारा कौन सी है, पंचायत राज अधिनियम की धारा 118। कौन सी धारा है, 118 है। और नगरीय निकाय की धारा कौन सी है दोस्तों, नगरीय निकाय से संबंधित जो वित्त आयोग बनेगा, नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा, 76 में है जो इसका उल्लेख किया गया है। स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1994 को हुई। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होंगे। कम होंगे तो चलेगा परंतु 5 नहीं होने चाहिए। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। योग्यता क्या है, कुछ भी नहीं, सामाजिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, इसीलिए ही राजनीतिक व्यक्तियों को वित्त आयोग का अध्यक्ष है जो बना दिया जाता है। कार्यकाल कितना है ये ध्यान में रखना, सिर्फ 5 वर्ष। 65 वर्ष की आयु, अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि 5 वर्ष तक है जो पद पे बैठे रहना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखा कि यदि त्याग पत्र देना है तो किसे देगा, राज्यपाल को देगा। पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, राज्यपाल हटा सकता है। कार्य क्या क्या है, वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करना। किसकी वित्तीय स्थिति, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। राज्य सरकार की कुल आय में स्थानीय निकायों का हिस्सा कितना होगा ये बताना। और दोस्तों स्थानीय निकाय कौन से कर लगा सकते हैं, कौन से शुल्क लगा सकते हैं, चुंगी नाका वगैरह के बारे में सिफारिश देना। राज्य की संचित निधि से यदि स्थानीय निकायों को अनुदान देना है तो उसके बारे में। और फिर राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी किसे करने होते हैं, वित्त आयोग को करने होते हैं। और वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उसे विधानसभा में रखवाता है। इसके बाद अपन ने चर्चा की प्रथम वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। इसके बाद अपन ने देखा द्वितीय वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा, जो मुख्यमंत्री भी रहे, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद तृतीय वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, माणिक चंद सुराणा। चतुर्थ वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, बीडी कल्ला, जो अभी वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद देखा पांचवा वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन, ज्योति किरण। और छठा वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, प्रद्युमन सिंह। हाँ जी, ढोलू जी यादव कह रहे हैं सर 99 रुपए वाले कोर्स में क्लास का टाइम। तो 99 रुपए वाला जो कोर्स है उसमें लगभग मौलिक अधिकार तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन यहाँ पे स्टेट पॉलिटी पढ़ने लगे तो वहां पे अभी क्लासें रुकी हुई है। परंतु देखना दोस्तों 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2023 से वहां पे क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। नियमित रूप से शाम के 5 बजे है जो लाइव क्लास रहेगी। कितने बजे, 5 बजे से है जो लाइव रहेगी। टाइम थोड़ा बहुत चेंज होगा तो देख लेंगे अपन, परंतु 5 बजे पहले लाइव चल रही थी तो अपन करेंगे कि 5 बजे ही लाइव क्लास है जो रखे। और दोस्तों उस कोर्स में तो मैं आपको पूरा डीप से पढ़ाऊंगा, पूरा डीप से पढ़ाऊंगा। और जो बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो देख पा रहे होंगे, यदि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय एकीकरण और ये राज्य पुनर्गठन आयोग इन सभी को उन्होंने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितना डीप से और कितना बेहतरीन कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। इतना भी डीप से नहीं कि आपको एक अध्याय पढ़ाने में कोई 50 क्लासें लग गई। मतलब आप आरएएस मेंस के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सको, आरएएस मेंस में आप अच्छे से लिख सको, उतना डीप में है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप हैं जो उस क्लास में जरूर, उस कोर्स में आना चाहो तो आप सभी का स्वागत है। वहाँ अपनी रोज लाइव मुलाकात होगी। और अब ढोलू यादव जी, हाँ बिल्कुल आपका कंफ्यूजन है जो क्लियर हो गया। जेपी शर्मा जी कह रहे हैं बहुत खूब गुरुजी, मौज कर दी, थैंक यू जेपी जी। और अब एक ध्यान में रखना, सभी ध्यान में रखना, 24 तारीख को 4 बजे
मोबाइल की बैटरी चार्ज फुल करके रखना और 15 रुपए का एक्स्ट्रा नेट पैक रिचार्ज करवा के रखना, क्योंकि 5 से 6 घंटे की अपन मैराथन क्लास लेंगे, उसमें आप सभी को आना है और अपन मस्ती से जो रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब है जो आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।